दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को लोअर सर्किट लगा और गुरुवार को भी लोअर सर्किट लगा। और इसके पीछे रीज़न है कि गुरुवार को ही सुबह 7 बजे के करीब ही रिलायंस पावर की सभी कंपनियों और दूसरे अनिल अंबानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं उन सब के ऊपर ईडी की रेड पड़ी एक साथ में। तो आप देख रहे हो इसने एक पूरा माहौल निगेटिव बना और ये रेड है जो आज रात तक भी चली है। यानी आप देख सकते हो कि ये मामला है जो उलझता जा रहा है और अनिल अंबानी के लिए मुसीबतें खड़ी हो रही है। अब रिलायंस इंफ्रा रिलायंस पावर दोनों में ही प्रॉब्लम है। अनिल अंबानी ने बहुत मुसीबतों से जो निकल के अपनी एक अच्छी सी स्थिति पोजीशन पे लाई थी कंपनियों को, दोनों कंपनियों को कर्ज मुक्त भी कर लिया और नए बिजनेस में एंट्री भी की। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पुराना प्रॉब्लम है वो सामने आ गया फिर से। नो डाउट अनिल अंबानी ने बहुत सारी गलतियां किया। जब उनका टाइम ख़राब आया तो उन्होंने गलत रास्ते अपनाए होंगे उस समय, जिसकी वजह से अभी खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो अब आप देखिए पूरा मामला क्या है समझने की कोशिश करेंगे और इससे क्या इन कंपनियों को और नुकसान हो सकता है या फिर एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि कोई बैड न्यूज़ आती है तो रिलायंस पावर का स्टॉक काफ़ी नीचे आ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर स्टॉक तेज़ी से दौड़ता भी और नई हाई बना देता है। जैसे कि इस बार इसने एक 76 की नई हाई बनाई थी। तो क्या है आगे की संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर से LIC ने भी अपनी स्टेक कम कर लिया रिलायंस पावर में। क्या LIC को भरोसा नहीं है, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 56.72 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। तो आप देख सकते हो कि गिरावट के साथ ही शुरुआत हुई और तुरंत देख सकते हो कि लोअर सर्किट में खुलने के बाद लोअर सर्किट लगा। दिन में थोड़ी सी उसमें हल्की सी तेज़ी बनी, कुछ खरीदारी दिखने लगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिकवाली का जोर ज़्यादा था, लोअर सर्किट लग गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें रिलायंस इंफ्रा की तो 342 पर स्टॉक आ गया 5% के लोअर सर्किट के साथ। और यहाँ पे तो सर्किट खुला ही नहीं, सीधा 342 पे लोअर सर्किट लगा और पूरे दिन भर रहा लोअर सर्किट। तो आप देखिए अनिल अंबानी की मुश्किलें जो है और बढ़ सकती है। लगातार ईडी एक्शन मोड में है, तो घर और दफ्तर भी पर उनके रेड जारी है, जहाँ पे उनसे संबंधित जो जगह है वो सभी जगह पे रेड चल रही है ईडी की। तो अनिल अंबानी की ऑफिस में लगातार तीसरे दिन ईडी की छापेमारी जारी है। 3000 करोड़ से ज़्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में कार्रवाई तेज हो गई है अभी। तो देखिए अनिल अंबानी के घर पर भी ईडी की रेड चल रही है, दफ्तर पर भी अलग अलग जगहों पर, जहाँ पे प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जांच चल रही है। पिछले 48 घंटों से लगातार उनके कार्यालय और ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। गुरुवार सुबह 7 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई थी और शनिवार देर रात तक चलती रही कार्रवाई। तो सूत्रों के मुताबिक ये जो छापेमारी है रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की, यानी देखो कि RAGA के मुंबई स्थित प्रमुख दफ्तरों पर की जा रही है। ये कार्रवाई 3000 करोड़ से अधिक के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी बताई जा रही है। हालांकि कुछ अधिकारियों ने यह दावा भी किया कि इस घोटाले की रकम 24,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो रकम 3000 करोड़ कही जा रही है वो 24,000 करोड़ तक जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो अनिल अंबानी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि ये रकम बहुत बड़ी है। और ये रकम जो है ये कंपनी की जो ग्रुप है रिलायंस पावर, उसके ग्रुप के जो मार्केट कैप के बराबर की रकम है, जो बहुत बड़ी है। अनिल अंबानी के लिए भारी भरकम मुसीबत हो सकती है। तो ईडी की टीमें लगातार रिलायंस ग्रुप के दस्तावेजों की जांच कर रही है, डिजिटल डेटा उसकी स्कैनिंग कर रही है और ट्रांजैक्शन संबंधी जो बही खातों की छानबीन भी चल रही है। तो अनिल अंबानी की फाइनेंशियल डीलिंग से जुड़े कई पुराने मामले अब जांच के दायरे में लाए जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर ईडी को विदेशी निवेश, कर्ज की रकम के इस्तेमाल और संबंधित कंपनियों की गतिविधियों पर शक है। ईडी की इस कार्रवाई ने देश के कारोबारी और राजनीतिक दुनिया में हलचल मचा दी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो ईडी की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि वर्ष 2017 से लेकर 2019 के बीच यस बैंक से लगभग 3000 करोड़ रुपये के जो कर्ज लिया गया था उसका दुरुपयोग किया गया। जांच में ये भी सामने आया कि लोन को यहाँ पे मंजूर करवाने के लिए जो देख सकते हो यस बैंक के प्रमोटरों को रिश्वत के तौर पे पैसे दिए गए अनिल अंबानी की तरफ से, उनकी कंपनियों की तरफ से। रिलायंस ने अपने पक्ष में कहा है कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड यानी RHFL द्वारा यस बैंक के प्रमोटर से जुड़ी निजी कंपनियों को जो लोन दिए गए थे वे
पूरी प्रक्रिया के तहत क्रेडिट कमेटी की स्वीकृति के बाद दिए गए थे। ये सभी लोन पूर्ण रूप से सुरक्षित थे और उन्हें मूलधन और ब्याज सहित पूरी तरह चुका दिया गया है। वर्तमान में कोई बकाया नहीं है। तो ये भी एक अजीब प्रकार की बात है। एक तरफ तो अनिल अंबानी है जो यस बैंक से कर्ज लेते, और दूसरी तरफ अनिल अंबानी ग्रुप की जो फाइनेंशियल संस्था है रिलायंस होम फाइनेंस, वो यस बैंक के जो प्रमोटर है उसको लोन सामने देते हैं। तो ये पूरा जो मामला है यही एक तरह से देखें तो डाउट क्रिएट करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब उनके पास कर्ज देने के लिए पैसे हैं, वो कर्ज दूसरों को दे रहे, तो फिर वहाँ से ले क्यों रहे। तो रिलायंस इंफ्रा ने अब देख लो कि फ़िलहाल अपने कर्ज के झंझट से बाहर निकले, कर्ज मुक्त कंपनी हुई है। इस कंपनी ने डीएमआरसी और एनएचआई और गोवा सरकार से 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया की मांग की है। इन कंपनियों को कर्ज देने वाले बैंकों को भारी नुकसान हुआ है। एनएसएलटी द्वारा स्वीकृत समाधान योजना में 1% रिलायंस कम्युनिकेशन से 37% रिलायंस कैपिटल तक की वसूली हो चुकी है। तो 2008 में वे 42 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के छठे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति थे। पूरी दुनिया के अंदर वो छठे पायदान पे थे 2008 में। उस समय उनकी कंपनियों का जो बाजार का जो मार्केट कैप है वो चरम पर था। आरकॉम का बाजार का पूंजीकरण 1,69,000 करोड़ के आसपास था। रिलायंस पावर का 1,01,700 करोड़ रुपये और रिलायंस कैपिटल का 67,300 करोड़ रुपये के आसपास था। रिलायंस एनर्जी का 58,300 करोड़ रुपये का और आरएनएल का जो है 34,000 करोड़ के आसपास था। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि उस समय अरबों रुपए में खेल रहे थे अनिल अंबानी। आज की बात करें तो रिलायंस इंफ्रा का जो टोटल जो मार्केट कैप है वो 13,549 करोड़ के आसपास है और रिलायंस पावर का 23,458 करोड़ रुपए का है। ये फरवरी 2020 में के हिसाब से। अनिल अंबानी ने देखो कि 2020 में ब्रिटेन की अदालत में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। उन्होंने एक हलफनामे में कहा था कि मेरे जो इस समय जो कुल संपत्ति है वो जीरो है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे खर्च मेरी पत्नी और परिवार वहन कर रहे हैं, यानी मेरे पास खर्च को निकालने के लिए भी पैसे नहीं है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, मेरे पास कोई नौका कार जेट नहीं है, जो कहा जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने ऐसी बातें कही थी, लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि ये जो पूरा मामला है अब अनिल अंबानी के लिए मुसीबतों को खड़ा कर ही रहा है। दूसरी तरफ देखें तो एक और जो इस समय रिलायंस पावर के लिए जो गलत बात हुई है कि इस समय एलआईसी ने अपने पोर्टफोलियो में रिलायंस पावर को जो होल्डिंग है उसको ट्रिम कर लिया, जिससे एक माहौल नेगेटिव बना। तो इस समय जब सारा माहौल पॉजिटिव बनना था, लेकिन एक झटके में पूरा माहौल देख सकते हो पूरा गलत हुआ। अब एलआईसी ने अपना जो पोर्टफोलियो इस समय जो एएससी की तरफ से जो जारी किया गया उसमें कहा गया है कि एलआईसी ने रिलायंस पावर के अंदर अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर दिया है। उन्होंने जून महीने में होल्डिंग बेची है। तो एलआईसी का काफ़ी बड़ा निवेश था, लेकिन अब उन्होंने रिलायंस पावर में अपनी स्टेक को कम किया। रिलायंस पावर के लिए जो अच्छी बात यह है कि रिलायंस पावर की जो प्रमोटर है उन्होंने अपनी स्टेक को बढ़ाया कंपनी में। देखो कि जून 2024 में 23.2% की होल्डिंग थी, जो देख सकते हो कि सितंबर में उन्होंने 23.3% की और फाइनली इस बार जून में 25% कर लिया है। तो जो प्रमोटर अपनी होल्डिंग मजबूत कर रहे हैं। जब एफआई की बात हो, एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। देखिए जून 2024 में उनकी 12.7% की होल्डिंग थी, जो जून 2025 में 12.9% हुआ है, यानी एफआई ने भरोसा किया। और यहाँ पे देखें तो म्यूचुअल फंड ने ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ाई है। जून 2024 में उनकी मात्र 0.2% की होल्डिंग थी और दिसंबर में 0% हो गई थी 2024 में, जो जून 2025 में 0.7% तक पहुँची है। तो ऐसे में बड़े फंड हाउस भरोसा तो कर रहे हैं। ये सारा जो एक बार प्रकरण खत्म हो जाए और ईडी की रेट की तरफ से जो मामला है शांत हो जाए, तो फिर रिलायंस पावर में एक पॉजिटिव माहौल बनेगा और रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा फिर बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।